बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा पर बहुत ही शांत और समृद्ध राज्य था, कालखंड। इस राज्य का नाम इसके राजा के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता था। राजमहल में महाराजा विक्रम सिंह का न्याय और महारानी देवांशी की दयालुता पूरे राज्य में मशहूर थी। उनके पास एक ही संतान थी, 4 साल का नन्हा युवराज आदित्य, जो अपनी तोतली बातों और चंचल हरकतों से पूरे महल की जान था। राजा और रानी का जीवन स्वर्ग जैसा था, लेकिन ये शांति एक तूफान के पहले की खामोशी थी। एक रात आसमान चीर देने वाली बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले रखा था। ये इतनी भयानक रात थी कि हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठा था। आधी रात को जब महल के पहरेदार भी इस तूफान से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए सुस्त पड़े थे, तभी एक काली साया तेजी से युवराज आदित्य के कमरे में दाखिल हुआ। अगली सुबह जब रानी अपने बेटे को जगाने पहुंची तो बिस्तर खाली मिला। महल में कोहराम मच गया। महाराजा विक्रम सिंह का गुस्सा और दुख देखने लायक था। मेरा बेटा, मेरा आदित्य कहां गया? वो दहाड़ उठे। हर कोने की तलाशी ली गई, हर सेवक से पूछताछ हुई, पर कोई निशान नहीं मिला। एक 4 साल का बच्चा इस तरह कैसे गायब हो सकता है? किसने किया? क्यों किया? ये सवाल कालखंड के हर नागरिक के दिमाग में घूम रहे थे और पूरा राज्य सदमे में पागल हो गया था। उसी तूफानी रात राज्य की सीमा से दूर घने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहां गांव का सबसे नेक और मेहनती लोहार भीमा रहता था। भीमा उस रात अपनी भट्टी पर देर रात तक काम खत्म करके घर लौट रहा था। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हवा अब भी सन्न कर देने वाली थी। रास्ते में एक टूटे हुए पेड़ के पास उसे कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और माथे पर चोट का निशान था। भीमा ने तुरंत झुककर बच्चे को उठाया। वो कांप रहा था। भीमा के मुंह से अचानक निकला, हे भगवान, ये किसका बच्चा है? कौन इतना निर्दयी हो सकता है कि इस मासूम को इस तूफान में मरने के लिए छोड़ जाए? दर्शकों, आप भी जानना चाहते हैं कि ये बच्चा कौन है? तो वीडियो को लाइक करें और कहानी में बने रहें। वह बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। अंदर उसकी पत्नी माधवी खाना बना रही थी। जब उसने भीमा को बच्चे के साथ देखा तो वह सन्न रह गई। उसने तुरंत बच्चे को भीमा की गोद से लिया, उसे साफ किया और गर्म कपड़ों में लपेट दिया। माधवी की ममता उमड़ पड़ी। वह उसे गले लगाकर रोने लगी जैसे बरसों बाद एक बच्चा का सुख मिला हो। अगले दिन सुबह होते ही पूरे कालखंड राज्य में युवराज के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। ढोल पीटे गए, मुनादी की गई और राजा ने घोषणा किया कि जो भी युवराज का पता बताएगा उसे सोने से तौल दिया जाएगा। भीमा और माधवी ने यह खबर सुनी तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। भीमा ने अपनी पत्नी से फुसफुसाते हुए कहा, माधवी, ये बच्चा, ये तो युवराज है, हमें इसे राजा को सौंप देना चाहिए। माधवी ने डर से भीमा का हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर हमने अभी बताया तो राजा को लगेगा कि हमने ही रात के अंधेरे में बच्चे को चुराया है और हो सकता है बच्चा चोरी करने वालों ने ही इसे हमारे पास फंसाने के लिए छोड़ा हो। वो हमें चोर समझेंगे भीमा। दोनों पति पत्नी रात भर जागते रहे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने सच बताया तो वे ना केवल राजा के गुस्से का शिकार होंगे, बल्कि जिस नन्हे से उन्हें लगाव हो गया था उसे भी खो देंगे। अंत में ममता और डर ने जीत हासिल की। भीमा ने एक गहरा सांस लिया और फैसला सुनाया, ठीक है, आज से ये हमारा बेटा है, हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने बच्चे का नामकरण किया बीरा, और इस तरह कालखंड का असली वारिस युवराज आदित्य गुमनाम होकर एक गरीब लोहार का बेटा बन गया। महल में मातम था और झोपड़ी में एक राज पल रहा था। महल के अंदर अब सुख चैन की जगह एकदम घोटने वाला तनाव फैल गया था। रानी देवांशी का रो रो कर बुरा हाल था और राजा विक्रम सिंह ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनके चेहरे पर दुख के साथ साथ बदली की आग जल रही थी। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार सेनापति सूर्यकेतु को बुलाया। सूर्यकेतु ने राजा के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, माफ कीजिएगा, पर मुझे लगता है यह हमारे राज्य के किसी क्रूर आदमी का काम है। बाहर से आए लुटेरे इतनी सफाई से महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में नहीं घुस सकते। जरूर किसी अंदर वाले का हाथ है। ये सुनते ही राजा की आंखें सिकुड़ गईं। अंदर वाला? राजा की नजरों के सामने तुरंत एक चेहरा आया, उनके छोटे भाई रुद्र प्रताप का। रुद्र प्रताप गद्दी का लालची था।
वो हमेशा से ही राजा विक्रम सिंह को नीचा दिखाने की फिराक में रहता था, और अब जबकि उन्हें एक वारिस मिल गया था, रुद्र की बेचैनी और बढ़ गई थी। विक्रम सिंह ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। रुद्र, उन्होंने फुसफुसाया, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। रुद्र प्रताप महल में सबके सामने दिन रात मातम मना रहा था, सहानुभूति जता रहा था और राजा को दिलासा दे रहा था। वो इतना शातिर था कि कोई उसे शक की निगाह से देख भी नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज्य में डर और तनाव बढ़ता गया। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ कहते थे ये देवताओं का श्राप है, तो कुछ कहते थे कि राजा के भाई की बुरी नजर है। रुद्र प्रताप ने धीरे धीरे स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो दरबारियों को अपने पक्ष में करने लगा और राजा के हर फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कालखंड का माहौल अब मीठे शरबत की जगह जहरीले कांटों जैसा होता जा रहा था। राजा विक्रम सिंह को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के इस गद्दार से लड़ना पड़ रहा था, जिसका पता ही नहीं था। समय गुजरता गया और युवराज आदित्य को गुम हुए 12 साल बीत चुके थे। लोहा